बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इकोनॉमी की बुरी सूरत हाल है, आम आदमी परेशान है, जिस तरह से चोरी चकारियां हो रही हैं मैं और आप परेशान हैं। लेकिन उसकी बड़ी वजूहात में से एक वजह यही है कि जब आम आदमी को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट नहीं मिलेगी, उसके पास पैसों की कमी होगी, तो यही सब कुछ होगा जो हमें नजर आ रहा है। डेवलपमेंट पे क्या काम करना है इस पर हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं। और मौजूदा हुकूमत अगर 13-14 महीने की कारकर्दगी की बात की जाए तो सिर्फ यह है कि एक दूसरे को गिराना कैसे है, लेकिन डेवलपमेंट क्या करनी है। इस वक्त इमरान खान साहब अपनी 4 साल की हुकूमत में क्या करके गए, सवाल इस वक्त ये नहीं बनता था, सवाल ये बनता था कि आपने मजीद डेवलपमेंट के लिए क्या किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम इस वक्त इमरान खान साहब को गिराने की कोशिश में लगे हुए और बहुत हद तक कामयाब भी हो गए। देखें अब वक्त क्या दिखाता है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा चीज हमारे सामने आई है वो रिव्यू एक्ट 2023 है। रिव्यू एक्ट 2023 बड़े मजे की एक चीज सामने आई है जिसको अभी जेर बहस लाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और अदलिया में और मौजूदा गवर्नमेंट में कोई बड़ी गेम फिक्स हो चुकी है। और इसमें यही है कि जनाब अब इमरान खान साहब को तो साइड में किया जाएगा, साथ साथ जहांगीर तरीन साहब की पार्टी, जो कि अब सामने बात आ चुकी है कि जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। अब आगे क्या सीन होता है जो बहुत दूर की बात नहीं है। दिसंबर 2017 में जहांगीर तरीन साहब को नाअहल किया गया, जबकि जुलाई 2017 में नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया। और ये एक्ट था जनाब 62(1)(f। 62(1)(f की मुद्दत पे बात की गई तो इस पे कहा गया है कि इसकी कोई मुद्दत नहीं है और ताहयात नाअहली है। ये बात ठीक है कि ताहयात नाअहली कहीं पे भी आइन में मौजूद नहीं है, लेकिन जब इसके खिलाफ पटिशन जारी की गई तो उस पटिशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। रिव्यू एक्ट के तहत क्या होने जा रहा है इस पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब, माहिर कानून है आप। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। स्टूडियो में कुछ आवाज़ कम आ रही है, अगर आवाज़ बेहतर हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। यहाँ पे सर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एक्ट की बात की जा रही है। 2023 रिव्यू एक्ट कानून बन गया है। क्या समझते हैं माहिर कानून की हैसियत से ये क्या है, किस किस को फ़ायदा पहुँचा सकता है, क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपको? देखिए जी, बात यह है कि कानून तो अब बन गया है। पहले बिल पास हुआ, फिर वो कानून बन गया और आज वो लागू भी हो गया। लेकिन इसमें यह है कि ये टेलर मेड एक्ट है, यानी एक खास आदमी को सामने बैठा के और फिर उसके मुताबिक वो एक्ट बनाया गया है ताकि इसकी रिलीफ उस बंदे को मिले। तो बंदा जो था हमारे हजरत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो लंदन में तशरीफ फरमा हैं, ये उनको रिलीफ दिलाने के लिए दिया गया क्योंकि उनका जो सारे खाने बंद हो गए थे, आगे कोई अपील का रास्ता नहीं था। तो ये फिर ये एक्ट बनाया गया है। अच्छा, अब कितने दिन चलता है ये देखने की बात है। अब इसके साथ ही दूसरा फायदा मिल रहा है जहांगीर तरीन साहब को, और वो भी सुना है कि एक आध दिन में कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं और ये पीटीआई से जो लोग निकल रहे हैं वो फिर उसमें शामिल हो जाएंगे। अभी सिर्फ निकलने की खबरें आ रही हैं, फिर रोज आया करेंगी शमूलियत की खबरें। जिसने खबर लगवानी हुई वो कह देगा मैं शामिल हो रहा हूँ। तो ये हो रहा है। तो बस ये निकलना और लेकिन सर ये 62(1)(f के बारे में हम पहले भी प्रोग्राम में बात करते रहे हैं। पहले तो चलें जिसको फायदा पहुंचेगा वो एक अलग बात है, लेकिन ये 62(1)(f को आप खुद कैसे देखते हैं? वो जो नाअहली का कानून है जी वो सर अपनी जगह मौजूद है और उसमें कर दिया गया था नाअहल, और उसमें फिर अपील नहीं है। तो अब इन्होंने ये लॉ में कर दिया है कि अपील एबल हो गए हैं लॉ। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने कुछ शरई अदालत ने भी फैसला दिया कि हर कानून में जो है अपील होना ज़रूरी है, और जिसमें अपील ना अवेलेबल हो तो वो गैर शरई है। ये शरीयत कोर्ट ने भी, या वो जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, उन्होंने शायद को फतवा दिया है। तो ये ठीक है, अपील का हक तो अच्छी बात है, इसमें कोई हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, क्योंकि कई लोग सिर्फ इस वजह से इसकी मुखालफत करेंगे कि इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को क्यों फ़ायदा मिल रहा है। भाई जिसको भी फ़ायदा मिले, जब उनको मिलेगा, जैसे एक सड़क बनती है वो कहते हैं जी फलां ने, ख्वाजा नवीद ने अपने घर के लिए सड़क बनवाई है। भाई उस सड़क से सारी दुनिया जाएगी, सिर्फ ख्वाजा नवीद ही नहीं जाएगा, जिसने जाना है उसका घर होगा। तो बात यह है कि अगर ये एक्ट बन गया तो इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को जाहिर है फ़ायदा मिलेगा, लेकिन और भी 100 बंदे ले लेंगे, बल्कि जहांगीर तरीन भी साथ साथ खड़ा हो गया फ़ायदा लेने के लिए, उसको भी मिलेगा। पता नहीं उसके जैसे कितने और आ जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, अगर अपील प्रोवाइड कर दी है, अपील होनी चाहिए। असूलन बात है कि देखिए आपके खिलाफ अगर एक फैसला कर देता है जज, तो आपका उस जज से खिलाफ हो सकता है,
ये जरूरी नहीं है कि अब वो एब्सोल्यूट फैसला हो गया और अब आपको अपील का राइट ही नहीं है। आप देखें इतने केसेस हैं, सेशन जज सजाए मौत देता है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट से वो कंफर्म हो जाती है सजाए मौत, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट जो है उस बंदे को बरी कर देती है। अब आप देखें एक शख्स की जिंदगी खत्म करने का ऑर्डर सेशन जज ने कर दिया, हाई कोर्ट ने भी उसको कंफर्म कर दिया। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की जजों की विजडम ज्यादा होती है, उनका तजर्बा ज्यादा होता है, उनकी पावर ज्यादा है, वास्ट पावर है, विजन उनका ज्यादा बड़ा है। अब वो वहाँ उस स्टेज पे उस बंदे को छोड़ देते हैं और वो बंदा जिंदा हो जाता है। अगर वो पहले ही अगर सेशन जज के बाद वो आगे अपील ना करता तो वो ही फांसी लग गया होता और दफन भी हो गया होता। अब वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, 12 साल 15 साल लगते हैं, 12 कई दफा तो ये है पहले मर जाता है, बाद में सुप्रीम कोर्ट से बरी होता है। 2 केस ऐसे भी हुए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त जो मरीम वो नवाज जब उनका साहिबा- रिलीज ऑर्डर पहुंचा ना तो उन्होंने कहा ये तो कब के फांसी लग चुके हैं। अच्छा, लेकिन सर हाँ, ये भी हुआ है। इसको पता किस है तरह से आप ये देखते हैं कि रख लें, किसी भी शख्स ये को बोलता है हमारे मुल्क में, नाअहल जब हम कर इसीलिए हम देते हैं। 160वें नंबर पे आते हैं। हाँ जी, आप क्या कह रही हैं? सर ये इस मामले को कैसे आप देखते हैं कि किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल करना, ये भी तो हमारे आइन में कहीं शामिल ये नहीं है। भी नहीं है, आइन में ताहयात का नहीं है, लेकिन आपको पता है ना हमारे यहाँ तो बस जब फिर डंडा चल रहा होता है तो फिर चल ही रहा होता है। तो उस टाइम पे ये चल रहा था तो उस वक्त वो नाअहल हो गए, अब दोबारा इनका टाइम आ गया तो अब सारे दूसरे नाअहल हो जाएंगे। कभी के दिन बड़े और कभी की रातें हैं। डॉक्टर साहब समझ रही है ना आप? सर कभी के दिन बड़े कभी की रातें, तो कभी के दिन जिन्होंने बड़े करवाए थे आज वो उनकी रातें भी बड़ी करवा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि वो आपको पता है एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। हमारे मुल्क में तो हर 2.5 साल बाद आ जाता है, बोने वाला फिर काटने आ जाता है, फिर काटने वाला बोने आ जाता है। तो ये मुल्क ऐसा है, बड़ी क्विक सर्विस है, यहाँ अल्लाह ताला नजदीक बैठा हुआ है। सर क्विक सर्विस बिल्कुल है। मुझे ये बताएं कल आप देखें मरियम नवाज साहिबा कल जेल में थी, वो फ्राई पैन से इस्त्री कर रही थी। कल जो है वो बेचारा हमारा शाहिद खाकान अब्बासी 90 दिन तक वो भूखा प्यासा वहाँ पड़ा हुआ था, वो नैब के ऑफिस में रिमांड लिया हुआ था, कुछ चलते फिरने की भी जगह नहीं थी, 90 दिन गुजार के आया। तो बस वक्त के बाद वो फिर दूसरा वक्त आ जाता है, आज वो हुकूमती पार्टी में है, टाइम की बात है। लेकिन सर ये आपको लगता है कि इतनी जो मरियम नवाज साहिबा तनकीद कर रही थी मुस्तकिल अदलिया पे और खुलेआम तनकीद की उन्होंने, उस पर कोई नोटिस भी उनको नहीं मिला है, जबकि देख रहे थे कि जिस तरह की उन्होंने बातें की थी उस पर तो नोटिस उनको कोई ना कोई मिल ही जाना चाहिए था। आपको लगता है कोई एडजस्टमेंट हो गई है? चले जनाब एक का तो चट्टा बंद होने वाला है, आप चले मैदान में आ जाते हैं दोनों। आप देखिए वो तो मरियम नवाज साहिबा लीडर हैं। एक जमाने में मुझे याद है मोहतरमा बेनजीर साहिबा भी कहा करती थी चमक, सुप्रीम कोर्ट को नाम रखा हुआ था चमक, तो कोर्ट वर्ड था, वो बाकायदा ओपन तकरीरों में कहती थी। और उस वक्त हमारे थे डॉक्टर नसीम वतन शाह साहब चीफ जस्टिस थे, और वो तकरीरें होती थी, उनका भी कोई कंटेम्प्ट थी। मुझे नहीं याद कि कभी बेनजीर साहिबा शहीद के ऊपर किसी ने कोई कंटेम्प्ट लगाई हो। अब ये मरियम नवाज साहब अभी कर रही हैं, तो 12 वही वाला रवैया है, इनके ऊपर भी किसी ने कोई कंटेम्प्ट नहीं लगाई। अच्छा सर, ये और उससे पहले इनके अब्बा जी भी करते रहे थे बहुत सी बातें। और बात तो वो तो होता रहता है, ठीक है ना। सर ये जो बेंच की तादाद पे मुख्तलिफ नौयत की ये तनकीद होती रही है कि भाई ये बेंच जो है 3-4 का बेंच बनेगा, ये बेंच पूरा नहीं है, माहिर कानून की हैसियत से इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं डॉक्टर साहबा देखे, वो तो चीफ जस्टिस साहब जो होते हैं ना, तो वो उनका प्रेरोगेटिव है कि 3 का बेंच बनाए, 4 का बनाए, 5 का बनाए, 7 का बनाए। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी बने हुए हैं, जैसे कोई सजाए मौत का केस होता है तो उसकी हियरिंग 3 का बेंच करता है, 2 का बेंच जो है उसकी नहीं हियरिंग करता। इसी तरह इनके अपने रूल्स बने हुए हैं। तो ये 3, 4, 5 बनाना ये चीफ जस्टिस का अपना प्रेरोगेटिव है, और बेंचेस बनाना जो है चीफ जस्टिस ही का काम है, और अथॉरिटी भी उनकी है, पावर भी उनकी है। और दूसरे जो जजेस हैं वो बराबर के होते हैं, जज दूसरे जो जज हैं वो सबऑर्डिनेट नहीं होते, ना वो कोई छोटे होते हैं, सारे जज बराबर हैं, सबकी पावर बराबर है। सिर्फ ये है कि चीफ जस्टिस साहब उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज होते हैं, और रूल्स के तहत ये सारे इख्तियारात उनको दिए गए हैं,
और ये कोई जरूरी नहीं कि बंदयाल साहब के लिए इख्तियारात है, ये इख्तियारात इनके पास थे, इफ्तिखार चौधरी साहब के पास यही इख्तियारात अपना इनके पास थे, हमारे जो थे गुलजार साहब। बल्कि आज यकीन करें कि ये जो अपील का और रिव्यू का ऑर्डर पास हुआ है, तो अभी तो मुझे फोने आ रही हैं कि वो जो गुलजार साहब सना कौन सा टावर था, नस्ला टावर गिरा रहे थे, गिरा के चले गए, वो लोगों के मुझे फोन आ रहे थे कि सर अब नस्ला टावर वाले भी अपील फाइल कर सकते हैं। मैं क्या क्यों नहीं कर सकते भाई, जब दूसरे करेंगे नवाज शरीफ तो ये भी कर लें। अब बेशुमार लिटिगेशन नहीं आएगी, बहुत लोग जो है जिनके पहले डिसमिस केस हुए हुए हैं, अब वो सारे के सारे दोबारा अपना रिव्यू दाखिल करके। अच्छा सर, ये आपको याद होगा, आपको तो हमसे ज्यादा इस चीज का याद होगा कि जब ये अपील दायर हुई थी पिटीशन के खिलाफ, ये जो नाअहली का केस था, इसमें बंदियाल साहब भी थे, साकिब निसार साहब भी थे, और ये रिजेक्ट हो गई थी, ये जो नवाज शरीफ वाली नाअहली का केस था। जी जी बिल्कुल, आपको याद है, मुझे बिल्कुल याद है। उस वक्त वो इनका वो उसमें कहा गया था टाइम भी, तो उसमें ताहयात का भी जिक्र आया था, मुझे याद है। तो अब ये है कि वही जज फिर वहाँ बैठ जाते हैं। अब ये देखें रिव्यू में क्या नई ग्राउंड्स आते हैं, फिर वो जब जजमेंट लिखेंगे तो उसको किसी तरह जस्टिफाई करेंगे कि पहले किस तरह से जजमेंट गलत हुई। आपको याद है तैयारा साजिश केस, तैयारा साजिश केस यहाँ कराची में चला था, मैं भी था उसका वकील, मियां नवाज शरीफ साहब का वकील था, हमारे सीनियर थे बेतालवी साहब और ख्वाजा साहब थे, ख्वाजा सुल्तान साहब, ख्वाजा अरस के वालिद, हम सब ने मिलकर चलाया था केस। यहाँ हमारे रहमत जाफरी साहब सेक्शन जज थे, उनके पास चला था। उन्होंने क्या किया कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दी, बाकी सारे मुल्जमान को बरी कर दिया। बाकी मुल्जमान थे राना मकबूल, सैयद गौस अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, राना मकबूल आईजी था, सैफुर रहमान था, उसको भी निकाल दिया था, एक और कौन था, ये 6 लोग थे, 6 को बरी कर दिया, सिर्फ मियां साहब को रगड़ दिया। मियां साहब ने अपील फाइल की और सिंध हाई कोर्ट का 3 जजों का बेंच था, इसमें एक जज थे सरमद जलाल उस्मानी साहब, उन्होंने कहा कि ये तो हाईजैकिंग का नहीं बनता, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, कि वो जो बच्चे थे उसमें बैठे हुए जहाज में, तो वो उन मर जाते, वो पता नहीं भूख प्यास से या क्या, तो उन्होंने कहा कि इसमें 360 सेक्शन लगता है, तो उसमें सजा दी जाए, और हाईजैकिंग की सजा मौत होती है। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो नहीं है। उसके बाद देखें जब सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है 11 साल के बाद, पहले तो 11 साल का पूरा डिले पीरियड सेट डाउन हो जाता है, और उसके बाद ना सिर्फ वो अपील दाखिल भी हो जाती है, वो अलाउ हो जाती है, सारे नीचे के फैसले खत्म हो जाते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बरी हो जाते हैं, बरी होकर वजीर आजम भी बन जाते हैं, वजीर आजम बन के ओथ भी ले लेते हैं, ओथ लेने के बाद वो सारे लोगों को अपॉइंट भी करते हैं, सब दुनिया के काम चलने लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये लगा हुआ है सिलसिला। फिर थोड़े दिनों बाद उनकी अपनी वो एक जजमेंट आती है कि बेटे से सजा, वो तनख्वाह नहीं ली, उन्होंने कहा बेटे से तनख्वाह नहीं ली, ये रिसीवेबल में आ जाता है, और रिसीवेबल जो उन्होंने कहा बेटे से तो तनख्वाह थी नहीं। ख्वाजा नवीद साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और मेरे सवाल जो है ना वो लब पे आ रहा है, लेकिन मैं आपको कंटिन्यू ही करूंगी। एक शॉर्ट ब्रेक है, मजबूरी है मेरी, मैं शॉर्ट ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होती हूँ। हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, मतलब कुछ इतनी पुरानी बात भी नहीं है। किसी को तैयारा केस में जो है वो सज़ा भी सुना दी जाती है और फिर वो सऊदीया भी चले जाते हैं, तमाम डील भी हो जाती है, उसके बाद जो है एनआरओ भी दे दिए जाते हैं, और उसके बाद जो है जनाब एक एकामे पे किसी को नाअहल भी कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है आप ये देखें कि अगर एनआरओ दे दिया गया, उसके बाद जी नाअहली भी आ गई, उसके बाद जो है पटिशन भी खारिज हो गई। अब एक और चीज़ हमारे सामने आ रही है, यानी कि वक्त जो है वो कैसी कैसी चीजें दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को फिर भी समझ नहीं आ रही। हम अभी भी डेवलपमेंट पे तो काम कर नहीं रहे। ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आप बता रहे थे कि उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब पे क्या केस हुआ? वो बहुत लंबा जवाब हो गया था मेरा, हमारे भी हम भरे बैठे होते हैं, वो कहते हैं खारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। तो जब आप कोई सच पूछती हैं तो फिर एकदम आमद आनी शुरू हो जाती है, और इसलिए सर हम तो चाहते हैं कि वो आमद आए ताकि जो है पाकिस्तानी अवाम को याद आए, इतनी कोई पुरानी बात नहीं है, बुरा वक्त सब पे आया है।
हाँ, तो मैंने तो एक सांस में सारा बयान कर दिया। कभी के दिन बड़ी और कभी की रातें बड़ी। आज एक मुद्दा ही होता है, फिर कल दूसरा मुल्ज़म हो जाता है, फिर वो मुद्दा ही हो जाता है। ये अजीब अजीब लगा हुआ है सिलसिला। बारियां बटी हुई हैं। लेकिन सर ये जो बारियां बटी हुई हैं, तो उस बारी में अब जिसकी आमद है, तो ये भी तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान साहब के साथ कोई उनका मुकाबला करने के लिए आ सकता था तो वो नवाज शरीफ साहब ही थे। उनका तो रास्ता खोलना ही था। अब वो भी खैर आ जाते हैं तो कुछ होना नहीं था अगर इमरान खान का ये असर ना होता। लेकिन अभी भी यू नेवर नो। देखिए, शेख मुजीब को भी हमने खत्म कर दिया था अपने हिसाब से। उसको अंदर कर दिया था, जहाँ गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार करके उसे हम बांग्लादेश से कराची में ले आए थे। फिर इतनी इज्जत से उसको वापस भेजा। भुट्टो साहब ने कहा बांग्लादेश तस्लीम है, और फिर बड़े जलसे में इजाजत दी पूरी अवाम से कि शेख मुजीब को रिहा कर दूं। उन्होंने कहा जी रिहा कर दो। इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शेख मुजीब इज्जत के साथ चला गया, बल्कि शरीक भी हुआ उस कॉन्फ्रेंस में। वही गद्दार वतन, वो शरीक भी हुआ। तो अल्लाह के मुझसे हैं इस मुल्क में, सारे मुझसे इधर ही होते हैं। जी सर, वो मौजज़े में भी हम हालांकि ये होना चाहिए सऊदी अरब में, मगर यहाँ हो रहे हैं। तो सऊदी ने आजकल अपना मौजज़े दिखाना शुरू कर दिए हैं। वो उनके अपने मौजज़े चल रहे हैं, उनके अपने कमालात चल रहे हैं आजकल। 40% पे शराब भी चल रही है, वो सब ठीक है। अच्छा सर, ये जो बात आप अचानक से मशरकी पाकिस्तान जो वो हुआ करता था, बांग्लादेश अभी मौजूदा, उसकी बात आप कर लेके आए। अभी आइन की बड़ा जोर है, आइन पे बड़ी बात हो रही है। क्या आइन कोई पढ़ नहीं रहा है हमारा? उस वक्त भी ये था कि मोस्ट पॉपुलर जो पार्टी थी ना, वो ईस्ट पाकिस्तान की, तो जनरल याह्या खान साहब को मशवरा दिया हमारे सियासतदानों ने कि इसको क्रश कर दें। उन्होंने 25 मार्च को उनका काम उतार दिया, बाद में उन्होंने हमारा काम उतार दिया। बारी बारी था। सर अभी किसका काम उतरा ये बताइए। टाइम की बात है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इंतजार करें। यू नेवर नो। इस मुल्क में मैंने बताया ना, मुझसे बड़ी जल्दी होते हैं। यहाँ अल्लाह ताला के नजदीक ही रहता है, फौरन आ जाता है। अच्छा सर, मुझे मैं बहुत तवील बात नहीं करूंगी, मुझे बताइए 1965 का आइन खत्म करने की जो वजूहात हमारे सामने है, आपको लगता है कि मशरकी पाकिस्तान 56 का था? हाँ, 65 का आइन था। हाँ, वो पार्लियामेंट्री निजाम था। हाँ, लेकिन उस वक्त फिर हजरत अयूब खान आ गए थे और उन्होंने सदारती निजाम दे दिया था। 1962 का अपना आइन दे दिया था सदारती। फिर जाते वक्त अपने आइन को खुद ही खत्म करके चले गए 1969 में। उन्होंने कहा कि तकरीर की मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। और फिर उन्होंने कहा कि मैं याह्या खान साहब के हवाले करके जा रहा हूँ कमांड। अब आपके, हम कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने कहा अब आपके सारे हंगामे खत्म हो जाएंगे, अब सब ठीक हो जाएंगे, आपके फौजी भाई आ रहे हैं, इनका इस्तकबाल करें। फिर याह्या खान साहब आ गए, हमने फौजी भाइयों का इस्तकबाल किया और फिर माशाल्लाह हम लोग अमान हो गया, कॉलेज खुल गए हमारे। सर मैं एग्जैक्टली आपसे वही उसी क्वेश्चन पे आना चाहती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि क्या हमने जो आइन से छेड़छाड़ की है उसके नताइज हमें भुगतने पड़े, जो हमारा मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ? डॉक्टर साहिबा, वो आइन से छेड़छाड़ नहीं थी। वो तो हमने क्या किया था कि अपना, उनको पावर ही नहीं दी थी। 66% कितना उनके वोट थे, उनको कहा कि भाई आपको नहीं देंगे। उनकी सीटें थी 269, भुट्टो साहब की सीटें थी 80, और वो कह रहे थे भाई हमें हुकूमत दो, अब हम जीत गए हैं। पहली दफा पाकिस्तान में फेयर इंतखाबात करा दिए थे याह्या खान साहब ने। उनका कारनामा यही है कि उन्होंने फेयर इलेक्शन इस मुल्क में पहली दफा कराया। तो मुजीबुर रहमान ले गया, पूरे ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीटें उनको मिल गई। एक सिर्फ सीट थी नूरुल अमीन की, वो सिर्फ जीता था, और एक शायद और सीट थी, बस 2 सीटें के अलावा सारी सीटें शेख मुजीब की थी। और फिर शेख मुजीब अंदर हो गया था वजीर आजम बनने की बजाय। सर अभी किसी की हिम्मत है कि वो फेयर इलेक्शंस करवा दे? अरे अगर हो जाए तो आप देखो, तो तमाशा देखो, वो शेख मुजीब वाले तमाशे पे नजर आ जाएंगे। ये जितने इमरान खान के जो उल्टे होके मार खा रहे हैं ना, ये सारे इलेक्ट हो जाएंगे।
सर इमरान खान वाले तो खुद ही छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, फिर क्या किस तरह से आप समझते हैं अवाम उनके साथ है इमरान खान के? वो फिर लोग उनको घरों से निकाल के इलेक्ट कर लेंगे। अच्छा सर, ये बड़ी एक और जो चीज़ हमें सामने नजर आ रही है वो ये भी है कि जहांगीर तरीन की पार्टी को इसलिए भी बनाया जा रहा है कि अगर कुछ सीटें उनके पास चली जाती हैं तो आगे खान को भी जहांगीर तरीन के हाँ। जहाज ने बनाया था, आपको याद है? तो फिर जहाज उड़ता था, फिर 2 MP और ले आता था, 2 MNA और ले आता था, फिर पता चलता था वो हो गया। टोटल पूरा करता करता आखिर में वो MTM वाले के साथ वोट लिए तो जाके हुकूमत बनी। तो वो भी हुकूमत उस वक्त इसी तरह बन रही थी, एक ईंट करके जहाज फिर जाता था, जहाज फिर आता था, साइकिल की तरह जहाज चल रहा था, जैसे पठान साइकिल चलाता है ना, मगर पठान साइकिल चलाता है तो वो लहराता भी है साथ साथ, साइकिल को खुद भी हिलता है, मगर इसमें शायद जहाज सीधा आ रहा था। सर ये जहांगीर तरीन की पार्टी, आपको पता है पठान ट्रक चला लेता है, साइकिल नहीं चला सकता। अच्छा सर, पठान को साइकिल चलाते हुए तो देखे। सर आपने सियासत के बड़े उतार चढ़ाव देखे, मुझे जो इस वक्त जो नजर आ रहा है मंजरनामा, क्या आप उससे इत्तेफाक करेंगे कि जहांगीर तरीन की पार्टी बनाने के बाद पीपल्स पार्टी के साथ एक इल्हाक होता हुआ आपको नजर आ रहा है आगे? और बिलावल भुट्टो 3-4 मिनट है तो आप मेरी तकरीर फिर सुनेंगी, थोड़ी बोर नहीं हो जाना है डॉक्टर साहिबा? जी नहीं, आप सर आज आप बताएं, आज तो बस आप पेश हुए। अब आमद आ रही है, इल्हाम आ रहा है, सुने सर आप इरशाद कर लें अब आमद। जनरल सर लेकिन एक बात है, आमद से पहले एक बात है, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तो नहीं करने वाले बाद में? कि मैं भी जा रहा हूँ, यू नेवर नो, अल्लाह रहम करे। अच्छा सुनो मेरा ख्याल रख लेना। अच्छा अब क्या है डॉक्टर साहबा कि क्या हुआ कि जनरल ज़ियाउल हक साहब ने 11 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने की भरपूर कोशिश की। सबसे पहले तो भुट्टो साहब के जो बहुत करीबी साथी थे, 2, अब्दुल हफीज पीरजादा साहब मरहूम और मुमताज भुट्टो साहब मरहूम, दोनों ने पीपल्स पार्टी खैरबाद की और उन्होंने बनाया एक पंजाबी महाजर पठान मुत्तहिदा महाज, और उसके उन्होंने बड़े जलसे भी किए और अपने आप को जाली जेल में बंद भी करवाया। फिर मैंने याद है हमारे पीरजादा साहब खुद आया करते थे, अपनी पिटीशन खुद फाइल करके, फिर उनको परमिशन मिली कि वो अपने हार्ट के इलाज के लिए लंदन चले जाएं, और फिर मुमताज भुट्टो साहब को भी परमिशन मिली, वो भी लंदन चले गए इलाज कराने। वो महाज इधर ही छोड़कर चले गए और वो जब ज़ियाउल हक का तैयारा गिरा फिर वापस आए। ये थे पहले 2 स्टालवर्ट। उसके बाद दूसरा कौन था? मौलाना कौसर नियाजी, उसने बनाई प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी। ये भी भुट्टो साहब का बड़ा करीबी आदमी था। प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी में उसने कराची के 2-3 चक्कर लगाए, हमने भी 1-2 लंच खाए, उसके बाद वो पार्टी खत्म हो गई, वो चली नहीं। फिर तीसरा था हदीफ रामे, वो बड़ा भुट्टो साहब के अखबार मसावात का एडिटर भी था और बहुत जनाब करीबी साथी था। उसको पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी बनाया था, उसको पंजाब का गवर्नर भी बनाया था। सबसे पहले वो आया, उसने बनाई मसावात पार्टी। मसावात पार्टी में उसने पैसे पूसे पकड़े और सीधा चला गया अमेरिका, वहां जाके उसने ग्रीन कार्ड ले लिया। 11 साल के बाद जब ज़ियाउल हक मर गया वो भी वापस आ गया। उसके बाद आखिरी रह गए थे जो बहुत हैवी ड्यूटी, वो थे हमारे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, और उसके भुट्टो साहब के बड़े साथी थे करीबी। उन्होंने अपने साथ मिलाया फरजंदे कराची, वो थे कमाल असफर साहब, वो बने जनरल सेक्रेटरी और बनी नेशनल पीपल्स पार्टी। हवारी टावर में बहुत बड़ा इफ्तिताह हुआ, इनॉग्रेशन, हम भी वहाँ गए थे और पता चला कि वो पार्टी घर के अंदर ही खत्म हो गई, कभी आगे चल ही नहीं सकी। 6-7 पीपल्स पार्टियां बनी, लेकिन जब बेनजीर आई 88 में पाकिस्तान, वो कहती है लाहौर में मोहतरमा ने फरमाया कि जब मैं जहाज उसने नीचे किया पायलट ने, तो नीचे सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे थे और सड़क नजर नहीं आ रही थी। तो इस तरह फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ, यानी ज़ियाउल हक साहब खुश हो गए कि 11 साल में पीपल्स पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई, पीपल्स पार्टी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बेनजीर अपना लंदन में बैठ के मौजें करती रही। वो जब वापस आए सारे अवाम जो है सड़कों पे आ गए। हमने उस जमाने में 10 लाख सुना था, अभी पिछले हफ्ते उनके बेटे ने बिलावल ने कहा कि 30 लाख लोग जमा हुए थे। 30 भी हो सकते हैं। बात यह है कि लोग ही लोग थे, जमीन नजर नहीं आती थी, फर्श नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ सर नजर आते थे ऊपर से। तो
पार्टियां खत्म नहीं होती। इमरान रहे ना रहे पार्टी पता नहीं होती है कहीं खत्म, हमें नहीं पता। पीपल्स पार्टी हमारी जिंदगी में हमने ये तजुर्बा देखा है, अब आगे पता नहीं हम जिंदा रहते हैं कि नहीं। सर बात आपकी जो बात से बात निकलती है, वक्त कम है, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जी डॉक्टर साहिबा, मैं तो इतनी कहानियां आपको सुना दी नहीं सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन एक सवाल आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि जहांगीर तरीन की पार्टी को इसलिए बनाया जा रहा है कि आगे चल के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रास्ता हमवार किया जाए और दो जो है उनको सपोर्ट मिल जाए पीपल्स पार्टी को, और एक तरफ जो है नवाज शरीफ की पार्टी साइडलाइन भी हो जाए? आपको ऐसे कोई आसार नजर आ रहे हैं? नहीं, नवाज शरीफ की पार्टी को साइड लाइन नहीं किया जा सकता। वो तो आ रहे हैं वहां से माशाल्लाह फ्रेश होके, वो अपनी पार्टी चलाएंगे। उनकी बेटी ने काफी अपनी पार्टी को खड़ा किया हुआ है, और फिर राना सनाउल्लाह के रुकते हुए कौन बंदा है जो नवाज शरीफ को वोट नहीं देगा? हर एक को देना पड़ेगा। माशाल्लाह पॉपुलर पार्टी है। चलें जनाब, यहाँ पे जो है वो ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप माहिर कानून हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हकीकत पे मबनी है, और कुछ हकीकत पे मबनी और बातें भी हम करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, और खान साहब की पार्टी पे तनकीद बहुत हो रही है, साथ ही साथ ये भी सामने आ रहा है कि किसी तरह से इस वक्त नवाज शरीफ साहब की वापसी की भी बातें हो रही हैं कि वापसी की बात भी होगी, और रिव्यू एक्ट के तहत जो है वो नाअहली को भी चैलेंज कर दिया जाएगा। अरबाब खजर हयात साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अरबाब खजर हयात साहब, इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बड़ी ख़राब चल रही है। इस वक्त मुल्क में जो हालात है पहले कभी भी नहीं देखे। इन हालात में क्या लगता है आपके लीडर की वापसी मुतवक्का है इस वक्त? देखिए, जहाँ तक आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, तो उसके बाद तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी अब मेरे ख्याल में चंद दिनों की बात रह गई है, और अनकरीब वो अपने मुल्क वापस आ रहे हैं, वो पिटीशन दाखिल करेंगे। और अब तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब को किस साजिश के तहत मुल्क से बाहर भेजा गया था, कौन उनके खिलाफ जो केसेस बने थे, वो सब सामने आ चुका है। सब कुछ क्लियर हो गया है, पूरी कौम के सामने भी क्लियर हो गया है, और अब मुल्क की आवाम के सामने भी क्लियर हो गया है। और अब इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे दरमियान में होंगे, और चौथी मरतबा वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। ये मैं आपके प्रोग्राम की वजाहत से आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में चौथी मरतबा। सर ब्रेकिंग न्यूज तो आप ऐसे दे रहे हैं जैसे कोई डील वील का आपको पता चल गया है, वैसे डील हो गई है क्या सर? नहीं, डील तो हुई नहीं है। इसके मेरे ख्याल में आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो उसके सुप्रीम कोर्ट का फैसले एक अलग चीज होती है। अवाम का आपको लगता है कि एक बड़ा वोट बैंक आपके पास इस वक्त भी मौजूद है? बिल्कुल जी, देखिए ना, पाकिस्तान की जो कौम है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है, और 9 मई के जो वाक़यात हैं तो उसके बाद तो इमरान खान साहब बिल्कुल अकेले रह गए हैं, क्योंकि उनके पास जो गिने चुने लोग थे वो भी उनका साथ छोड़ गए हैं। सर अभी इमरान खान को एक तरफ रखते हैं, मुझे एक बात बताएं कि आपको, मैं अभी से नहीं बहुत पहले से आप जो है मुस्लिम लीग के नून के एक बड़े वालेहाना वर्कर हैं, बड़े आप डेडिकेटेड हैं, हमेशा साथ रहे, सिर्फ आपकी पार्टी के साथ की बात करते हैं। आपने कहा कौम इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी हुई है। मुझे ये बताएं कि आपकी अपनी पार्टी जो है वो इस वक्त किस तरह से चल रही है? आपको लगता है ये वही वाली मुस्लिम लीग नून है जो नवाज शरीफ साहब की थी, अभी भी वही वाली है, वही सब कुछ सिलसिला चल रहा है इसके अंदर? तो देखिए ना, जब मियां नवाज शरीफ साहब चले गए तो उनके बाद कुछ वो खामियां पैदा हुई है पार्टी में। जिस तरह आपके इल्म में होगा कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी इख्तिलाफात ने जन्म लिया हुआ है, और हमने भी यहाँ पर जो हमारे सूबाई सदर है मीर मकाम साहब, उनके खिलाफ एक ग्रुप तश्कील दिया है, जिसमें साबिक गवर्नर सरदार माताबा, बासी इकबाल जफर झगड़ा साहब, ये सब यानी एक ग्रुप हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो पार्टियों में इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इंतजार कर रहे हैं कि जो ही उनके कदम पाकिस्तान की सरजमीन पर पड़ेंगे तो जितने भी इख्तिलाफात है, जिस सूबे में भी है पार्टी के इख्तिलाफात, वो सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे कायद है। पार्टी उनको पार्टी के एक एक कारकुन के बारे में इल्म है, जिन्होंने कुर्बानियां दी है वो भी उनको मालूम है, जो पैराशूट के जरिए आए हैं वो भी उन्हें मालूम है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आ जाएंगे तो पार्टी और आवाम खुद ब खुद आप उनका इस्तेकबाल देख लेंगे
कि किस तरह कौम उनका इस्तेकबाल करती है। सर, ये जो सारे पंछी उड़ते जा रहे हैं और ये 9 मई के वाकये में कुछ लोग जो है वो कसूरवार भी थे, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ खत्म हो गया। बहरहाल ये मुझे बताइए कि अगर ये आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इनके गुनाह वुनाह धुल जाएंगे? नहीं, देखिए ना, इनमें से हम सिर्फ उन लोगों को छोड़ेंगे जो इन जराइम में मुलव्वस ना हो, जिनके खिलाफ कोई मुकदमात ना हो, जो जिन्होंने ये जी बाद लोगों के तो बाकायदा ऑडियोज लीक हुए हैं, वीडियोज लीक हुए हैं कि जिनमें उन्होंने ये जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाए हैं उन पे हमलों की हिदायत दे रहे थे। तो उन लोगों पर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तमाम पार्टियों के दरवाजे बंद हो चुके हैं और उन्होंने तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने ये इक़दाम उठाए थे तो उन्होंने तो सियासत से भी तौबा कर ली है। लेकिन जो साफ लोग हैं जिन पे कोई इल्जाम नहीं है, तो अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहे तो उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा सर, ये जहांगीर तरीन की पार्टी कितना टफ टाइम दे सकती है नून लीग को? देखिए, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी तो मेरे ख्याल में जिस शेख रशीद साहब ने भी पार्टी बनाई थी, इस तरह और भी बहुत से लोग, जनरल जौल हक साहब के बेटे इजाजुल हक ने भी पार्टी बनाई थी, और भी बहुत से लोगों ने पार्टियां बनाई थी। लेकिन उनका अंजाम आपको पता है कि आखिर में उनका अंजाम क्या होता है। तो मुल्क की जो बड़ी पार्टियां हैं तो उनका मेरे ख्याल में इन लोगों से मवाजना, ये मेरे ख्याल में तो ये दुरुस्त इक़दाम नहीं है। लेकिन सर, आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अभी इमरान खान साहब का वोट बैंक अपनी जगह मौजूद है, बाकी चले सियासतदान उनको छोड़ के जा रहे हैं उनके अपने, लेकिन उनका वोट बैंक एक आम शख्स उनको अभी भी चाहता है, वोट देता है उनको। देखिए, ये 9 मई के वाक़यात के बाद तो मेरे ख्याल में जो अवाम थे तो वो भी उनसे अब दिल पर दाश्ता हो गए हैं, क्योंकि अवाम ने भी देख लिया कि किस तरह इनके जो इमरान खान साहब ने खुद हिदायत दी थी वो भी सब अब मंजर-ए-आम पर आ रही है। और इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अभी वो देखिए मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि वो कौम से माफ़ी मांगे, कौम का जो उन्होंने नुकसान किया है, जो अस्करी वो नुकसान किए हैं उन्होंने, तो उस पर माफ़ी मांगे, तो फिर बिल्कुल हम उनके साथ मुज़ाकरात में भी बैठ जाएंगे, हम उनके साथ बातचीत भी कर लेंगे। लेकिन जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो पाकिस्तान कौम भी उन्हें माफ़ नहीं कर रही है। जैसी जमातें तो छोड़े, जो PDM है वो भी छोड़ दे, एक तरफ कर ले, हुकूमत भी एक तरफ कर ले, पाकिस्तान की कौम उन्हें माफ नहीं कर रही है। और अभी जब जो जनरल इलेक्शन अभी मेरे ख्याल में चंद महीने रह गए हैं, तो आप देख लेंगे कि इनको मेरे ख्याल से उम्मीदवार मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तानी कौम इमरान खान से नफरत करने लगी है, क्योंकि उनके जो अपने रहनुमा है, जो उनके दाएं बाएं होते थे, जो सुबह से लेकर शाम तक टीवी चैनल्स पे उनकी वो तारीफें करते थे, उनको डिफेंड करते थे, तो आज वही लोग उनके खिलाफ पूरा भला कह रहे हैं। लेकिन तो अरबाब खजर सर, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, एक ऐसा शख्स जो कि कस्टडी में है और बाहर जो है फसादात होते हैं उसको नहीं पता होता, उसको किस तरह से आप कसूरवार ठहरा सकते हैं कि वो तो कस्टडी में है, उसको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है? देखिए, इमरान खान साहब जब लाहौर से निकल रहे थे तो गाड़ी में बैठकर उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, वो आपने भी देखी होगी, पूरी कौम ने देखी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि मुझे इस्लामाबाद में अरेस्ट किया जाएगा। उन्हें ये साफ अल्फाज में कहा कि मुझे पता है। तो उन्होंने ये हिदायत पहले से दी हुई थी, 2-3 दिन पहले से, कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर आप लोग इस तरह के इकदाम उठाएंगे। ये सर ऑन रिकॉर्ड कहाँ है ये चीजें? उनके तो पार्टी वर्कर से जरूर किया है, ये हमारे पास भी चीजें पहुंची हैं, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उन्होंने किया था। इमरान खान साहब का ऑन रिकॉर्ड कहाँ है कि जी जनाब, अगर मुझे इमरान खान साहब के अगर आप गुज़श्ता चंद दिनों से वो जो तकरीरें कर रहे हैं, तो अगर आप वो देख ले तो उस पर वो खुद कह रहे हैं कि मुझे रेंजर्स के जरिए बिल्कुल गिरफ्तार करने वाली वीडियो है, बिल्कुल। लेकिन ये कि जी हमला कर देना, उन्होंने कहा नहीं, देखिए ना, उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार रेंजर्स के जरिए करवाया गया है, तो उसका रिएक्शन तो होगा कि ये लोग आर्मी पे हमले करेंगे। उन्होंने ये साफ अल्फाज पे कहा है। आप उनके तकारीर देख ले तो इससे तो वाज़ेह बात वो तो वाज़ेह हो गई है कि उन्होंने खुद अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है। लेकिन सर, आप एक मंझे हुए सियासतदान हैं, बड़े अरसे से आप सियासत में हैं, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में ठीक है मुज़ाकरात के रास्ते खोलने चाहिए? अभी तक तो आपकी तरफ से ना पीपल्स पार्टी की तरफ से मुज़ाकरात के रास्ते खोलने की कोई बात नहीं हो रही है, ना माना जा रहा है। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। क्या कहते हैं इस पे? देखिए, जिस वक्त हम मुज़ाकरात कर रहे थे तो उस वक्त इमरान खान साहब पता नहीं
किस घोड़े पे सवार थे, कि वो तो कह रहे थे कि मैं चोरों और डाकू से मुज़ाकरात करूंगा ही नहीं। ये उनके अल्फाज है, क्योंकि रिकॉर्ड पे मौजूद है कि वो अपनी हर तकरीर में जहां वो बैठते थे, जहां चाहे कौम से खिताब कर रहे हो, चाहे कि यही जलसा कर रहे हो, कहीं की कोई तकरीब हो, हर जगह पे वो ये बात कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो आज वो क्यों इन चोरों के साथ बैठने के लिए तैयार हो गए? क्योंकि उनको उसको अपना जुर्म जो उसने किया है 9 मई को, तो उसमें वो शर्मिंदा है, इसीलिए वो मुज़ाकरात के लिए तैयार बैठे हैं कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं। लेकिन अब तो वक्त गुजर चुका है, क्योंकि अब तो उसकी पार्टी भी खत्म हो चुकी है। अब तो मेरे ख्याल में उनके साथ गिने लोग जो रह चुके हैं। और जब इलेक्शन आएगा, ये मैं आपको बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि जिस दिन इलेक्शन होगा, इनको उम्मीदवार मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अरबाब खिजर हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन मुद्दा जहां से शुरू हुआ था वो कहना बहुत जरूरी है। इस वक्त जो मुल्क की इकोनॉमी के हालात हैं उस पर भी नजर डालनी चाहिए। आप माइनस प्लस के फार्मूले करते रहिएगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून को भी इस वक्त सोचना चाहिए कि इसाक डार साहब बिल्कुल अपनी तौर से कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त इसाक डार के अलावा भी कोई और तजर्बा कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना मुल्क जो है उस नहज पे पहुंच जाएगा कि एक आदमी जो है सियासतदानों से भाग के और कुछ करने पर मजबूर हो जाएगा। यहाँ पे जो चीजें हमें सामने नजर आ रही हैं उसके नताइज बहुत बड़ा भयानक हम देख भी चुके हैं, और आगे भी हमें नजर आ रहे हैं कि इस वक्त इकोनॉमी को संभालना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दुआ वही है मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।